हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 4। अब तक हम 3 पार्ट पूरे कर चुके हैं, तो चौथे पार्ट में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और एक कुछ नई कंसेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बिल्कुल अब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फिगर शोज द एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर एक्सलरेशन है और यहाँ पर हमारा है टाइम फॉर ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल। द एवरेज एक्सलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकेंड। तो पहले 20 सेकेंड में हमें उसका एवरेज एक्सलरेशन निकालना है। पहले 20 सेकेंड में हमें उसका एवरेज एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है। तो ये ग्राफ दिया गया है। 0 सेकेंड पे एक्सलरेशन 0 है, 10 पर एक्सलरेशन की वैल्यू 40 है और 30 पर फिर एक्सलरेशन क्या हो जाता है। तो पहले 20 सेकेंड में हमें इसका एवरेज एक्सलरेशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो पहले 20 सेकंड में हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है। तो उसको करने के लिए अब देखिए, हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया हो गया आपका A1 और ये हो गया A2। तो सबसे पहले हम A1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, A1 एक ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 200। और A2 एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 10 और 40। तो देखिए, तो टोटल अगर हम इनको जोड़ दें तो A1 प्लस A2 आ जाएगा 600। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 600, क्योंकि एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना हो गया, अच्छा टाइम इंटरवल हो गया यहाँ पर, देखिए आप, टाइम इंटरवल हो गया 20 सेकेंड। तो एवरेज एक्सलरेशन का जो वैल्यू होगा, एवरेज एक्सलरेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी 600 डिवाइडेड बाय 20। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज एक्सलरेशन हमारा आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया था हमने, बस इतने पोर्शन का हमने क्या कर लिया था, एरिया को क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। इस एरिया को हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है। देखिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया होगा। हमेशा याद रखिए कि एरिया ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। तो हमने एरिया निकालकर चेंज इन वेलोसिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो दिस वाज ए सिंपल क्वेश्चन एंड बट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स आपको मालूम होने चाहिए। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन whose velocity displacement curve is shown as। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमारा वेलोसिटी है और यहाँ पर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। The acceleration of particle when its displacement is 3 मीटर। तो हमें पार्टिकल का उस समय एक्सलरेशन निकालना है जब उसका डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर हो, 3 मीटर हो। और ध्यान रहे कि ये वेलोसिटी एक्सलरेशन ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और थोड़ा ग्राफ को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये 3 मीटर पर जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर होता है उस समय हमें ये ग्राफ पर ये पॉइंट P मिलता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, P पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा को खींच दिया। फिर हमने देखा कि ये टेंजेंट कितना एंगल बनाती है, ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये एंगल नहीं है, हमें ये देखना है कि ये टेंजेंट
डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, तो हमें इस एंगल को निकालना है। एक लाइन पे बनने वाला जो टोटल एंगल होता है 180, तो ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात करते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, tan 120। अच्छा, tan 120 को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60, और हमें मालूम होना चाहिए कि tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस tan 60, मतलब माइनस √3। तो स्लोप ऑफ ग्राफ कितना हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया हमारा माइनस √3। अब क्योंकि यहां पर दिया हुआ है वेलोसिटी और यहां दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो स्लोप का मतलब होगा यहां पर, तो स्लोप को हम लिख सकते हैं, स्लोप है हमारा dv/ds। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे दिया हुआ है वेलोसिटी और x एक्सिस पे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब करना क्या है कि यहां पर हम एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, dt को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए, ये dt/ds हो गया। स्लोप तो हम निकाल चुके हैं, कितना है, माइनस √3 dv/dt। अब देखिए dv/dt क्या हो गया, एक्सलरेशन इंटू dt/ds। तो ये हो जाएगा माइनस √3 ds/dt इक्वल टू एक्सलरेशन। अब आप जानते हैं कि ds/dt क्या होता है, ds/dt होता है वेलोसिटी। तो अब हमें ये देखना है कि भाई देखो, 3 मीटर पर जब डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर होता है उस समय वेलोसिटी कितनी होती है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की उस वैल्यू को रख देंगे, तो माइनस √3 इंटू 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2√3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, माइनस 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो आंसर है भाई आपका ये वाला आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चन कहने की जरूरत नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर से एक बार आपको ये क्लियर कर दें कि स्लोप क्या था, dv/ds। हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, t से, dt/ds। तो स्लोप हो गया हमारा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, dv/dt क्या हो गया, एक्सलरेशन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds/dt पलट कर। तो स्लोप क्या होता है, ऐसे ग्राफ का स्लोप होता है। तो अब आपको नोट कर लेना चाहिए कि स्लोप ऑफ vs ग्राफ, स्लोप ऑफ vs ग्राफ कितना होगा, एक्सलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी हम इन ऐसे सवालों को, फिर बहुत जल्दी हम ऐसे सवालों को कर पाएंगे। तो इनको याद रखना क्या है, बड़ा जरूरी है। तो एक नई इंफॉर्मेशन हो गई कि स्लोप यहाँ पर क्या होगा, स्लोप होगा एक्सलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और स्लोप ऐसे निकाला जाता है, हमेशा याद रखिए, ये एंगल नहीं लेना है हमें ये एंगल लेना है 120 डिग्री का। तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो कुछ नए क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखा गया है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर। तो भाई यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर क्या है, टाइम है। The ratio of magnitude of average acceleration during the interval OA and OB. OA में और OB में एवरेज एक्सलरेशन का रेशियो क्या होगा। तो ये आपका ग्राफ है और यहाँ पे हमें 4 आंसर्स दिए गए हैं, 1, 1/2, 1/3 एंड 3। तो अब इसको अगली स्लाइड में नए फिगर के साथ, इसी फिगर के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए,
यहां पर एक्सेलरेशन को मान लेते हैं कितना है a1, ओ सी तक एक्सेलरेशन मान लिया a1 और सी बी पर रिटार्डेशन हो रहा है तो उसे क्या मान लिया a2। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि ये एंगल नहीं लेना, हमें ये वाला एंगल लेना है। तो ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो इस एंगल को होना चाहिए 120 डिग्री। दूसरी बात, हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो हम जनरली उसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a1 को निकालते हैं। तो a1 बड़ा क्लियर है 1030 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1/√3। a2 को हम निकालते हैं, ये होगा 10/120 डिग्री। एक बार फिर से 10/180 - 60 -1060 -√3। तो अब देखिए a1 अपॉन a2, a1 हो गया 1/√3, ये हो गया -√3, तो ये कितना आएगा -1/3। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, -1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो पीछे जाके देखते हैं, ये देखिए ये ऑप्शन तीसरा सही है। अब इसको थोड़ा सुधार कर आप ऐसे लिख लीजिए अच्छा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्यों सही है, ये यहाँ पर एक वर्ड पूछा गया है मैग्नीट्यूड। तो हम फिर से अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। तो मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना आएगा 1/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 1/3। अगर मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं होता, अगर मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं होता और सिर्फ एक्सेलरेशन होता तो आंसर क्या होता -1/3। छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा 1/3। मैग्नीट्यूड पूछा था तो a1/a2 तो -1/3 आया, मैग्नीट्यूड लिया तो कितना आ गया 1/3। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आजकल नए टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सबसे पहली बात ध्यान दिए कि कौन सा ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया है और यहाँ पर टाइम दिया गया है। ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज ए सेमी सर्किल। ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का मतलब आधा सर्किल, with radius of √7 unit. Find the velocity in meter per second of particle at t2 if at t1 velocity is 3 मीटर पर सेकेंड। तो t1 पे वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड और हमें कहा गया t2 पे वेलोसिटी निकालनी है और पाई को हमें कहा गया 20/7 लेना है। कितना लेना है भाई, जो दिया जाएगा वही, हम जानते हैं कि पाई कितना होता है, वी नो इट वेरी वेल कि पाई कितना होता है 22/7 होता है। पर वो ये अभी बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पाई कितना लेना है 20/7, तो 20/7 ही लेना है। तो इसका बड़ा ध्यान रखा जाए। अब हम जानते हैं सबसे पहली बात, ये जो एरिया होगा, इतने एरिया को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है एरिया, तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एरिया DCB। ये एक सर्किल के एरिया का 1/4 हिस्सा है। तो ये हो गया 1/4, पाई की वैल्यू 20/7 लेनी है और r दिया हुआ है √7, तो √7 का स्क्वायर 7, तो ये एरिया कितना हो गया आपका 5। अब एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the change in velocity। वो क्या बताता है, वेलोसिटी में चेंज बताता है। तो वो होगा VT2 - VT1 इक्वल टू एरिया DCB।
T2 पे वेलोसिटी निकालनी है, T1 पे वेलोसिटी दी हुई है। T1 पे वेलोसिटी कितनी दी गई है? 3 मीटर पर सेकंड। तो ये एरिया हम निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी एट T2 विल बी, अब इसको अगले स्लाइड में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। VT2 minus 3 equal to 5. तो velocity at T2 will be 3 plus 5. Velocity at T2 will be 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना होना चाहिए? 8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर हो गया। ये बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा ध्यान रखिए। सर्किल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे था 1/4 एरिया ऑफ सर्किल। 1/4 एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर बाय 4। और एक और चीज कही गई है कि पाई को आप 20/7 लीजिए, 22/7 नहीं लीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो हमें फिगर में बताया गया है। द पॉइंट S इज एट 4.33 सेकेंड। अब देखिए, ये 4.33 सेकंड को सबसे पहले समझ लेते हैं। 4.33 का मतलब होगा 4 + 0.333, और दूसरी चीज 0.333 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो ये हमारा जो टाइम दिया गया है, ये 4 + 1/3 दिया गया है। ये बात आपको बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। तो ये 13/3 सेकंड। तो 4.33 का मतलब हो गया 13/3 सेकंड। बस यही मिस्ट्री है इस क्वेश्चन में। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? ये हमारा सवाल है। तो आप जानते हैं ग्राफ हमारा दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, और हम अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर है, ग्राफ के टाइम एक्सिस के ऊपर है। तो इसका जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो इसका एरिया पॉजिटिव लेते हैं, और ये जो पोर्शन है ये नीचे है, इसलिए हम इसका एरिया नेगेटिव लेते हैं। पर हमें यहाँ पर ध्यान रखा जाए, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। बी केयरफुल, नेगेटिव मत ले लेना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा और आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो उससे हमें बचना है। तो अगली स्लाइड पर हम जाते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है आपका पॉइंट, ये दिया हुआ है, हमने अभी निकाला 13/3। तो हम इसको दो एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम A1 का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है जिसकी एक साइड है 13/3 और दूसरी साइड है, ये देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये 2 है और ये कितना है? 3 है। तो ये कितना हो गया? आपका 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4। तो ये हमारा A1 आ गया। तो A1 आ गया 1/2। अब एलसीएम ले लिया 3, 13 + 3 × 4। ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 13 + 3 16 × 2। तो ये हमारा एरिया आ गया 32/3। 32/3। अब बात करते हैं दूसरे एरिया की, A2 की। ये देखिए,
ये A2 एरिया है, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको ये। अब थोड़ा यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल हो गया और यहाँ पॉइंट आ रहा है 13/3 और यहाँ आ रहा है 6 और ये जो है आपकी इस तरह से है और ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है। तो A2 को कैलकुलेट किया जाएगा हाफ बेस होगा 6 - 13/3 इंटू हाइट 2, तो ये हो गया 1/2, 3 एलसीएम, 18 में से 13 माइनस गए इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो A2 एरिया हमारा आ गया 5/3, 5/3, 5/3। तो अब हमारे को आंसर निकालने के लिए A1 और A2 को दोनों को क्या करना पड़ेगा, A1 और A2 दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर है A1 + A2। ये ट्रिक याद रखिएगा 13/3 वाली। तो 32/3 + 5/3, 32/3 + 5/3, so it will be 37/3. So total distance will be equal to 37/3। तो ये इसका आंसर आ गया। आप देखिए कौन सा आंसर हमें टिक करना है। ये रहा हमारा आंसर फर्स्ट, 37/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए ये इसकी ट्रिक थी। ये ट्रिक जिसको मालूम है वो इसको, ये जो पॉइंट है ये है 13/3। बस इसमें एक ही चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था। इसमें आगे बढ़ते हैं। ये अब आपका आंसर आ गया कितना, 37/3। अब देखिए, अब कुछ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन। A particle moves along a straight line, सिंपल है, such that its displacement at any time t is given by s equal to t³ - 6t² + 3t + 4 मीटर। Find the velocity when acceleration is 0। तो हमें उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। हम ये डबल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे s = t³ - 6t² + 3t + 4, differentiating with respect to t, differentiating with respect to t, तो ds/dt 3t² - 12t, उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, +3, 4 का 0 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गई 3t² - 12t + 3। तो पहले डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिल गया, पहले डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। पहले डिफरेंशिएशन से आपको वेलोसिटी मिल गई। उसके बाद हम 3t² - 12t + 3, अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, तो dv/dt ये हो जाएगा 60 - 12 और 3 का 0 हो जाएगा। तो dv/dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 60 - 12। हमसे कहा गया एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एक्सेलरेशन को 0 रख दिया।
तो 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितने सेकंड आ गया? 2 सेकंड। अब हमें पता चल गया कि भाई 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होती है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, 3t² माइनस 12t प्लस 3, इसमें रखना है हमें 2 सेकंड, रख दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 3, तो ये हो गया 12 माइनस 24 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 12 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 9 मीटर पर सेकंड। तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस 9 मीटर पर सेकंड होगी, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर हमारा आ गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से भी शुरुआत करनी चाहिए। अब देखिए, अब अगला सवाल हमारा ये है, a body starts from the origin, ठीक है, and moves along the x-axis such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t, where t is in second and velocity in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जब वो ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर हो? ठीक है। अब देखिए, तो यहां हमें दिया हुआ है वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? dv बाय dt निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12t² माइनस 2। तो एक्सेलरेशन तो आ गया 12t² माइनस 2, ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। पर हमसे पूछा गया है कि उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा जब पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो। तो डिस्टेंस तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। एक ही सवाल में हमें डिफरेंशिएशन भी करना है और एक ही सवाल में हमें इंटीग्रेशन भी करना है। दोनों चीजें हमें एक ही सवाल में करनी है। तो अब देखिए, हम करते हैं इसको। तो वेलोसिटी है हमारी 4t³ माइनस 2t, 4t³ माइनस 2t। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds बाय dt, 4t³ माइनस 2t। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ds इक्वल टू 4t³ माइनस 2t dt। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t³ dt माइनस 2t dt। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा t³ dt माइनस 2t dt। तो ds का इंटीग्रेशन s, t³ का t टू द पावर 4 बाय 4 और इसका t² बाय 2। तो s आ गया हमारा t टू द पावर 4 माइनस t²। अब हमारे पास डिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई। डिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर वापस जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। Acceleration of particle when it is 2 meter from the origin, 2 meter from the origin। तो देखिए, अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जब वो ओरिजिन से, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, 2 मीटर की डिस्टेंस पे हो, तो s2 हो गया। तो 2 इक्वल टू t टू द पावर 4 माइनस t²। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ t² को k मान लेते हैं। तो 2 इक्वल टू k² माइनस k, तो ये आ गया k² माइनस k और माइनस 2 आएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस साइन नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो प्लस ले लिया। तो कितना आ गया 4 बाय अच्छा दूसरी बात क्या है, यहाँ हम एक गलती कर रहे हैं, ये 2 है, इसको थोड़ा दोबारा लिख के अच्छे से करेंगे। तो 4 बाय 2, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो टी आ गया हमारा कितना √2। तो हमें पता चल गया कि √2 सेकंड पर हमारा डिस्टेंस ओरिजिन से कितने मीटर पर होता है, 2 मीटर पर होता है। अब हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। ये थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ती है हमें, तो इसको सीखना है। माइनस साइन को हटा दिया हमने क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एक्सेलरेशन हमें तब निकालना है, तो सवाल अब बड़ा सिंपल हो गया। तो हमें एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब टी की वैल्यू कितनी हो, √2 हो। ठीक है, निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन है 12t² - 2 और t को हमने रखना है कितना √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 12 × 2 - 2 24 - 2, तो ये आंसर आ गया कितना 22। तो इस क्वेश्चन का भाई करेक्ट ऑप्शन है 22। गुड क्वेश्चन एज वेल एज इम्पोर्टेंट। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पेपर अगर थोड़ा टफ भी आता है तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, वास्तव में अच्छा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई का पूरा फायदा उन्हें मिलता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब समझ में तो आ ही गया होगा। तो बहुत बढ़िया सवाल था। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। If the velocity of a particle is 10 + 2t² meter per second, then the average acceleration of the particle between 2 सेकेंड and 5 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का जो आस्किंग एरिया होता है इंपॉर्टेंट होता है। 4 आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है 2 सेकंड और 5 सेकंड पर। तो चलिए अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी है 10 + 2t²। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि भाई t = 2 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। तो t को 2 रख दीजिए, तो 10 + 4 × 2 8, वेलोसिटी कितना है 18 मीटर पर सेकेंड। अब हम t = 5 सेकेंड पे भी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो t को 5 रख देंगे हम, तो ये हो गया 10, 5 का स्क्वायर 25, 2 + 50, तो वेलोसिटी क्या हो गया 60। तो हम ये देखते हैं कि 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी में बदलाव होता है, वो कितना होता है 18 से बढ़कर कितनी हो जाती है 60 हो जाती है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं, 18 से कितनी हो गई 16 हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 60 - 18, टाइम इंटरवल है 5 से 2 सेकंड का, तो ये हो गया 32, और सॉरी ये 32 नहीं होगा, ये होगा 42/3, और अब 3 इसको कैंसिल कर देगा 14 टाइम्स। तो एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू हो गई 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना होना चाहिए, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए।
तो पीछे जाके देखते हैं कि कौन सा आंसर हम टिक कर सकते हैं। तो ये आंसर है। अच्छा सवाल था, सिंपल था। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से मत करिएगा इसको, नहीं तो क्या होगा, परेशानी आ जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल ली, 5 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल ली। उसके बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी को बेसिक फॉर्मूला यूज किया, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और हमारा आंसर आ गया। तो अब अगला सवाल करते हैं। ये देखिए, अच्छा सवाल है। The velocity of a particle is dependent on time as v equal to k into t minus 1, where k equal to 2 meter per second square. The distance covered in first 3 seconds will be. The distance covered in first 3 seconds will be. ठीक है, तो पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करेगा, और हमें दिया गया है वेलोसिटी। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। तो सबसे पहले तो हम k की वैल्यू रख देते हैं, 2 है, तो ये हो गया 2 इंटू टी माइनस 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2t माइनस 2, 2t माइनस 2। अब वेलोसिटी हो गई हमारी 2t माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी इक्वल टू 2t माइनस 2। तो ds इक्वल टू 2t dt माइनस 2 dt। इंटीग्रेट करते हैं तो ds का इंटीग्रेशन 2 तो बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा dt, और यहाँ पे भी 2 बाहर चला गया तो ये आ गया dt। तो ds का इंटीग्रेशन होगा s, t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाय 2, और dt का होगा t। तो ये कट गया, तो डिस्टेंस आ गया हमारा टी स्क्वायर माइनस 2t। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमारा डिस्टेंस आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t। अब हमें पूछा क्या गया है, हम थोड़ा उस पर चले जाते हैं। पहले 3 सेकंड में, तो देखिए इसको लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, t को 0 सेकंड रखना है और पता लगाना है कि 0 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पर था। तो पता चला वो ओरिजिन पे ही था, और उसके बाद हमें ये कहा गया है 3 सेकंड पर, ये 3 सेकंड दिया गया है, तो अब हम t को क्या रख देंगे, 3 सेकंड रख देंगे। तो पार्टिकल की पोजीशन 3 सेकंड पे हमें पता चल जाएगी। 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3। तो हमारा आंसर कैसे निकालेंगे हम, 3 माइनस 0 इनिशियल पोजीशन। सो द आंसर इज 3 मीटर। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द 3 मीटर। तो ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, हम उसको टिक कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया था हमने, और एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट भी बनता है कि वेलोसिटी दी गई है और डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो वेलोसिटी को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तभी हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सवाल। अब आगे बढ़ना होगा अगले सवाल की तरफ। हमेशा ध्यान रखिए कि 0 सेकंड पे पोजीशन जरूर निकाल लीजिए। ये तो यहाँ पे 0 सेकंड में पोजीशन क्या थी, 0 थी, इसलिए 3 सेकंड पे जो पोजीशन थी 3, उससे हमने 0 को माइनस करा। ये भी हो सकता है कि 0 सेकंड पे पोजीशन 0 ना हो। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना है। हमेशा याद रखिए, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो अब इन बातों का आपको फिर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ओके।
the velocity of the particle as function of x is v square equal to 12x minus 3x cube in standard international unit. Find velocity of particle at that instant when acceleration is 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन कितना है आपका 0। तो अब देखिए हमें वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी नहीं दी गई है, वेलोसिटी का स्क्वायर दिया गया है 12x माइनस 3x क्यूब। अब इससे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन को हम v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए v dv बाई dx को, v को लिखा हमने dx बाई dt, तो dx कट जाएगा, तो v dv बाई dx किसके बराबर आ गया, dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये बात आपको बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि dv बाई dt क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v dv बाई dx। और यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी का स्क्वायर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x, वेलोसिटी इज नॉट गिवन, वेलोसिटी इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस ये था हमारा 3x क्यूब। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेलोसिटी x के टर्म में दी गई है। तो देखिए v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v, v का dv बाई dx, 12x का होगा 12 इंटू 1 और 3x क्यूब का होगा, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। तो ये v dv बाई dx हमें मिल गया, जिसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन 12 माइनस 9x स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि एक्सेलरेशन कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया। तब हम पता लगा लेंगे भाई उस समय x कितना है। तो 2 इंटू 1.5 हो गया 3, 12 माइनस 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसफर करिए, 12 माइनस 3 9, तो 9x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 9 के, x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 के, x किसके बराबर हो गया, 1। तो जब एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तब उस समय x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, मतलब हमें वेलोसिटी निकालनी है जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। अब चलिए इसको कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यू जरा रख देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस 3x क्यूब, तो x को 1 रख दिया जाए, v स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 3 9, तो v स्क्वायर 9 आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ले लो, 3 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट, 3 मीटर पर सेकंड। तो बात समझ में आई। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, बड़ा ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ऐसे क्वेश्चन थोड़े अनोखे होते हैं, अलग होते हैं, तो हमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब देखिए, अब हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा अगला सवाल आ गया। अब पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। ठीक है, अब पार्टिकल की पोजीशन याद रखिए, जब x 0 है तब t की वैल्यू भी क्या है, 0 है। स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन।
with a velocity v that varies as v equal to alpha root x। तो अल्फा एक कांस्टेंट है और रूट एक्स एक डिस्प्लेसमेंट है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे बदलता है? पहला ऑप्शन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू टी, तीसरा ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू 1/2, चौथा ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो चलिए करते हैं। अब देखिए वेलोसिटी दी गई है अल्फा रूट एक्स, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी अल्फा रूट एक्स। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा अगली स्लाइड पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। dx बाई डी टी इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी। अब इंटीग्रेट कर देंगे dx अपॉन रूट एक्स अल्फा डी टी। तो देखिए रूट एक्स का मतलब अब ये ऊपर चला जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा। अब x टू द पावर माइनस, क्योंकि देखिए रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, हाफ है। x की पावर कितनी है, हाफ है। x की पावर हाफ है, तो जब ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हो गया x की पावर हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर हाफ अल्फा टी प्लस सी। और जब x 0 है तब टाइम भी क्या है, 0 है, तो रख देंगे 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारा इक्वेशन बना 2। अब देखिए इक्वेशन कैसे बना, थोड़ा जल्दी में हो गया, थोड़ा स्पीड कंट्रोल करते हैं। 2x टू द पावर 1/2 इक्वल टू अल्फा टी। तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी, रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी बाय 2। स्क्वायर कर दो, क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे हम, तो ये होगा x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 इंटू टी स्क्वायर। तो हम अब यहाँ पर एक बात डेफिनेटली कह सकते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बिल्कुल हम कह सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ये देखिए पहला ऑप्शन। अब इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कैलकुलस में जब यूज होती है कुछ चीजें, तो बहुत जरूरी है। हम इसी स्लाइड पर वापस आ जाते हैं जैसे पहले थे। अब देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, v dv बाय dx क्या होगा, एक्सलरेशन होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। चौथी और पांचवी बात तो आप जानते हो, dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। पांचवी बात भी आप जानते हो कि पांचवी बात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक्सलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। ये सब तो हम जानते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स के अलावा हमें बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए ग्राफ्स के बारे में। एक तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। इससे पहले हम लेक्चर में आगे बढ़े, ये कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है। और अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा ग्राफ हो v स्क्वायर और s के बीच में, मान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं, तो ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो मैं थोड़ा इसको कलरफुल बना देता हूँ। देखिए
तो इसका जो स्लोप होता है क्या होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वी स्क्वायर एस ग्राफ गिव्स 2 टाइम्स ऑफ एक्सलरेशन। क्या देगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्सलरेशन। ये हमें मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात हमें मालूम होना चाहिए, कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और उसका स्लोप अगर हमें निकालना है तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, dv बाय ds होगा। क्या होगा? dv बाय ds होगा। अब हम जानते हैं कि dv बाय ds को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सलरेशन अपॉन वेलोसिटी। तो इसका स्लोप क्या होगा? एक्सलरेशन अपॉन वेलोसिटी। ये बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल मालूम होने चाहिए। इससे पहले आप काइनेमेटिक्स को सॉल्व करो, अलग अलग स्लोप है और बाकी जनरल स्लोप्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और ये सब बातें क्या होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये जितनी आपको बातें बताई गई है, इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, कोई ज़रूरी नहीं है हमारा ग्राफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ हो। हमारा ग्राफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है। और कुछ हमने क्वेश्चंस करे थे, उसमें हमने देखा था, हमें एक ग्राफ मिला था एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट। तो आखिरी में उसी की बात करेंगे। तो ये जो एक्सलरेशन है और इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ का जो अगर हम एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एरिया। तो हम जब इसका एरिया निकालते हैं तो हमें मिलता है एडीएस। क्या मिलता है? एडीएस। एरिया क्या मिलता है? एडीएस। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्राफ का वाई, आप जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका एरिया क्या होता है? वाई डी एक्स। वहीं से हमने इसको ले लिया, वाई की जगह क्या था? एक्सलरेशन था, एक्स की जगह क्या था? एस था। और एक्सलरेशन को हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे थ्योरीज बनती है, वी डी वी बाई डी एस इंटू डी एस। तो वी डी वी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और वी आई का मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। ये देखिए कुछ काम की इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल कुछ नए पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लिखिए जरूर, हमें बताइए, इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है। और यहाँ ये था हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और रिलेटिव मोशन भी करेंगे इसके बाद। उसके बाद डेफिनेटली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो आपका एनसीईआरटी ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में हम सब इन सब चीज़ों को करेंगे। तो अब देखिए इस सवाल के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो सवाल होते हैं बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, इसका हमें हमेशा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मार्किंग तो कर ही लेनी चाहिए। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो देखिए पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इट्स एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर बिलो। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब आपसे पूछा गया कि भाई पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो ये आपका ग्राफ दिया गया है। और इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। और दूसरी बात कि इनिशियल एक्सेलरेशन भी क्या है? 11 है, 10 है। और 0 सेकंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, और 11 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है
कि 11 सेकंड तक वेलोसिटी लगातार बदलती रहेगी और बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 वैल्यू से कहाँ पर जा रहा है, 0 वैल्यू पर जा रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। ये सबसे पहली बात, ग्राफ क्या है, एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अगर हम इसका एरिया टाइम एक्सिस के साथ निकाल लें तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया हम टाइम एक्सिस के साथ निकालते हैं तो वो एरिया क्या देता है, वो एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो कंसेप्ट यूज करते हैं कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ विथ टी एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस gives the change in velocity, gives the change in velocity। तो अब देखिए, ये जो एरिया है बहुत सिंपल है। अगर हम इस एरिया को ध्यान दें, इसका बेस कितना है, देखिए बेस कितना है 11, और इस ट्रायंगल का हाइट कितनी है 10 है। ये 11 हो गया और ये हो गया 10। तो अब ये एरिया तो हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एरिया हो गया हाफ 11 इंटू 10, तो ये देखिए कट जाएगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। ये पहला पॉइंट हो गया। अब एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं, अब देखिए क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 55। पर आपको दिया हुआ है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 55 होगी। यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 11 सेकंड तक घटता रहा, तो मैक्सिमम यही क्या कहलाएगी, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो अब देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा मैक्सिमम वेलोसिटी का। तो देखिए, ये आपको हमें आंसर दिख रहा है 55 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें जो कंसेप्ट यूज होती है वो तो है ही इंपॉर्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी 55 आया, जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 55 थी, वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 है। और फाइनली बढ़ते बढ़ते 11 सेकंड तक वो कितनी हो गई, 55 हो गई। तो इस 55 को, 55 को हम मैक्सिमम वेलोसिटी कह सकते हैं। अब देखिए, तो ये आपका आंसर यहाँ क्लियर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये देखिए, the variation of velocity of particle with time moving along a straight line is illustrated in the following figure. The distance traveled by the particle in 4 seconds. तो पार्टिकल 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, वो क्या दे रहा है, वो वैल्यू देता है डिस्टेंस की। तो अब इस एरिया को हमें निकालना है। तो देखिए, ये पहले हम इसको कई छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया A1 और इतना हो गया A2, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप, A3, और इसके नीचे एक रेक्टेंगल A4, और ये आखिरी में एक रेक्टेंगल। तो ये 5 एरियाज अगर हम निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। तो 1 बाय 1 हम निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। इसका बेस है ट्रायंगल का 1 और हाइट कितनी है इसकी, 20। तो A1 हो गया हाफ 1 इंटू 20, दैट इज 10। तो भाई A1 आपने निकाल लिया। अब A2, इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 है, और चौड़ाई विड्थ कितनी है, 1 है। एक ये है और एक 20 है। तो ये एरिया हमारा आ गया
A2 आ गया 1 इंटू 20, तो ये हो गया 20। अब बात करते हैं इस एरिया की। ये जो छोटा सा आपको ट्रायंगल दिख रहा है A3, ये देखिए दिख रहा होगा, इसका बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 10, क्योंकि ये 10 से कहाँ गए, हम 10 से कहाँ गए 20 पर गए, तो A3 भी आ गया हाफ 1 इंटू 10, ये हो गया 5। अब बचा हमारा कौन सा एरिया, लेट अस फाइंड आउट दिस एरिया A4, वो ये रहा देखिए। तो A4 क्या आ गया 1 इंटू 10, सो इट इज 10। अब एक और एरिया हमारा बच रहा है, जिसे हम बोलेंगे A5। बेस 1 हो गया और ये हाइट कितनी होगी 10, तो A5 विल बी 1 इंटू 10, तो ये आ गया 10। अब हमें सबको जोड़ना है, क्योंकि टोटल एरिया देगा टोटल डिस्टेंस, 10 और 20 30, 35 45 55, तो जोड़ने पे कितना आया 55। तो डिस्टेंस कितना आएगा हमारा, डिस्टेंस आएगा हमारा 55। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 55 तो होना ही चाहिए। देखते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बहुत सिंपल सवाल था, पर कई बार हमें पेपर जानते हैं कई एरियाज में सिंपल भी होता है, तो हमें सिंपल सवालों की भी रिवीजन और प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी संख्या में पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने एरिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा काम आसान हो गया और हमें गलती भी हमारी नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्हें याद रखना चाहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, और उम्मीद है आपको ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चारों लेक्चर्स पसंद आए होंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराएं, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी नॉलेज कंप्लीट नहीं होता, और सक्सेस की पहली शर्त क्या है, रिवीजन। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगेन थैंक यू, फिर मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।